बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन जो है इकट्ठा भी आ जाता है, जैसे डिफाइन हाइपर सेंसिटिविटी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, नहीं तो अलग-अलग से भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चार्ट नुमा एक टेबल नुमा बना हुआ है, जिसमें आपको सारी जो है 4 की 4 टाइप्स के नेम्स और साथ में उसके कौन-कौन से डिसऑर्डर कॉज़ करती हैं, ये जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बाद कौन-कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं और कौन-कौन से मीडिएटर्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। इसमें कौन-कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है। ये आपके पास पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है, क्लासिफिकेशन बनाई हुई है। तो हम इसको स्टार्ट ले लेते हैं। अगर एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि डिफाइन हाइपर सेंसिटिविटी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, तो आपने जस्ट अगर ये टेबल बना देंगे तो भी इनफ होगा। इसमें सारी बातें आ गई हैं, नेम्स आ गए हैं, डिसऑर्डर्स आ गए हैं और कौन-कौन से मीडिएटर इन्वॉल्व हैं, ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। ये आप इस तरह से बना देंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो आपको 5 नंबर मिल जाएँगे। और अगर अलग-अलग से आ जाएँ कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी या टाइप 1, टाइप 2 इस तरह करके, तो तब आप इसको अलग-अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो हम स्टार्ट ले लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी से। हमारे पास जो है 4 ग्रुप्स हमने बनाए हैं हाइपर सेंसिटिविटी की। हम कह रहे हैं कि 4 टाइप्स हैं, 4 ग्रुप्स बना रहे हैं, जिसको किसने एक्सप्लेन किया था, क्लासिफिकेशन किसने बताई थी? पीएचजी जेल ने एंड रॉबिन कॉम्स ने। कब बताई थी? 1963 में। तो इस वजह से हम इनको इस क्लासिफिकेशन को क्या नाम देते हैं? कॉम्स एंड जेल क्लासिफिकेशन। अब आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए चेंज भी किया जा सकता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज की जा सकती है। कैसे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉम्स एंड जेल क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। देन आपको पता होना चाहिए कि कॉम्स एंड जेल क्लासिफिकेशन यही ही है। सबसे पहले हमारे पास जो है आपकी हाइपर सेंसिटिविटी, वो है हमारे पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसके हमारे पास आपको नाम भी पता होना चाहिए, नेम चेंज भी किया जा सकता है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के 3 नाम हो गए, एक आप उसको टाइप 1 कह रहे हैं, एक आप उसको इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी कह रहे हैं और एक आप उसको कह रहे हैं एलर्जी। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलर्जी भी आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी आ सकता है और राइट अ नोट ऑन टाइप 1 भी आ सकता है। तीनों एक ही चीज़ है। स्टार्ट ले लेते हैं हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी से। इमीडिएट नाम से ज़ाहिर है जो जैसे एलर्जिक रिएक्शन हुआ और फौरी तौर पर जो रिस्पॉन्स देगी आपकी बॉडी, फौरी तौर पर जो जो सिम्टम्स आएँगे और जो होगा वो है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि जो हमारे पास 4 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, ये 4 टाइप्स जो हैं सीवियर की तरफ भी जा रहे हैं। पहले स्टार्ट में कम रिएक्शन होंगे, उससे आगे ज़्यादा, उससे आगे ज़्यादा और उससे आगे ज़्यादा। सबसे खतरनाक होगी टाइप 4। टाइप 1 जो है इसको हम इमीडिएट कर रहे हैं, इमीडिएट कहते हैं फौरी तौर पर जो रिएक्शंस आएँगे। तो इसलिए इसकी सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लेनेशन में बताई है कि ये क्या है, दीज़ अकर क्विकली आफ्टर एक्सपोज़र टू द एलर्जन। जैसे एलर्जन का अटैक हुआ, एलर्जेंस हम पढ़ चुके हैं, एलर्जेंस की टाइप्स देख चुके हैं, तो एलर्जेंस में हमने देखा था। तो सबसे पहले जैसे एलर्जेंस का एक्सपोज़र हुआ, जैसे एलर्जेंस ने अटैक किया, तो फ़ौरन से जो रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स की बुनियाद पर हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। और इसमें मीडिएटर कौन सा इन्वॉल्व है? एंटीबॉडी को, जैसे हमने कहा था इम्यून सिस्टम पर अटैक करेगा एलर्जन और उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगी? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जाकर एंटीजन के साथ फाइट करेगी, फाइट के दौरान जो रिएक्शन प्रोड्यूस होंगे उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पर जो एंटीबॉडी सबसे पहले बनेगी वो कौन सी है? आईजीई क्लास है। एंटीबॉडी की हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं, उसमें आईजीजी, आईजीई, आईजीएम, आईजीए और आईजीडी। ये हमारे पास जो है हमारे पास 5 टाइप्स हैं। उसमें जो पहली टाइप्स है एंटीबॉडी की, वो है आईजीई, जो जिस्म के अंदर सबसे पहले बनती है। जिस्म के अंदर ये भी एमसीक्यूज़ आया है कि फर्स्ट टाइम जो है बॉडी के अंदर सबसे पहले कौन-सी बनती है एंटीबॉडी? तो आईजीई बनती है। तो वही एंटीबॉडी इसके अंदर इन्वॉल्व है। होता क्या है, यहाँ पर आपके पास एक रिएक्शन बताया हुआ है, एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एक डायग्राम है। इस डायग्राम को आपने समझने की कोशिश करनी है। जो डिस्प्ले पे आपको ये नज़र आ रही है कलरफुल डायग्राम। तो आईजीई एंटीबॉडी सबसे पहले क्या होगा? अटैक होगा, अटैक के नतीजे में क्या होगा? आईजीई एंटीबॉडीज़ बनेंगी, वो तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद वो कहते हैं कि जो आईजीई एंटीबॉडीज़ हैं प्रेज़ेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बेसोफिल। एक चीज़ और आपने माइंड में रखनी है, वो ये है कि जो एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन हो रही है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन जो है वो किसके हेल्प मतलब सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम को क्या करवा रहा है? इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स दे रहा है, उस हेल्पफुल करवा रहा है इम्यून सिस्टम को। हमारे ब्लड के सेल्स हैं, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। हमारे ब्लड के 3 सेल्स हैं। यहाँ पर कौन सा सेल इन्वॉल्व है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व है। व्हाइट ब्लड सेल्स की भी फर्दर 5 टाइप्स होती हैं। यहाँ पर हमने देखी है बेसोफिल्स कि आईजी एंटीबॉडीज कहाँ पर मौजूद होंगे? प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बेसोफिल्स। पहले से ऑलरेडी मौजूद है। आईजी एंटीबॉडी वेट में बैठी है कि अटैक हो और वो अपना आगे एक्शन परफॉर्म करे। तो आईजी एंटीबॉडी किसकी सरफेस पे बैठी है? बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स क्या है? हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स की किस्म है।
तो बेसोफिल्स की सरफेस के ऊपर बैठी है, क्या होगा, दीज एंटीबॉडीज हैव नो इफेक्ट अनटिल एंड अनलेस दे इनकाउंटर एलर्जेंस। मतलब ये स्पून में बैठी है, ये कोई इफेक्ट शो नहीं करेगी जब तक एलर्जेंस का अटैक नहीं होगा। व्हेन दिस अकर द मास्ट सेल डिस्चार्ज देयर ग्रैन्यूल्स, जैसे ही क्या होगा आपके पास, जैसे एंटीजन का अटैक हुआ, एंटीबॉडी जो इसके ऊपर बेसोफिल से के ऊपर बैठी है, ये वहां से उठेगी, उठ के किसके ऊपर जाकर अटैच करेगी, मास्ट सेल के साथ। मास्ट सेल के साथ अटैच करेगी, जिसके नतीजे में मास्ट सेल फटेंगे और मास्ट सेल से क्या रिलीज होगा, हिस्टामिन रिलीज होगी। ये देखें, ये आपके पास एलर्जन का अटैक हुआ, एलर्जन के अटैक, ये आपको एलर्जन नजर आ रहा है, ये रेड कलर वाला एलर्जन का अटैक हुआ, आईजीई एंटीबॉडी अटैच हुई आके, जो पहले कहाँ पर थी, किसके ऊपर थी, बेसोफिल्स की सरफेस के ऊपर बैठी हैं, वेट करी है एलर्जन का। जैसे एलर्जन का अटैक हुआ, आईजी एंटीबॉडी वहां से आकर मास्ट सेल की किस्म है, उसके साथ आकर आईजी एंटीबॉडी अटैच हुई, जिसके नतीजे में मास्ट सेल फटे। फटने से क्या हुआ, अंदर से केमिकल रिलीज हुआ ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे दाने, दानों की सूरत में हमारे पास एक केमिकल रिलीज हुआ, जिसको हम नाम दे रहे हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन भी हो सकता है, दूसरे भी काफी सारे हो सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये केमिकल्स आगे जाकर एलर्जी काज करेंगे और एलर्जी का सबब बनेंगे। दोबारा से सुन लें, होता क्या है, ये मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी है, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि आईजी एंटीबॉडीज आर रेडी हमारी बॉडी के अंदर बेसोफिल्स की सरफेस के ऊपर अटैच होंगे। ये कुछ नहीं करेंगे, ये वेट करेंगे, जैसे एलर्जन का अटैक होगा, आईजी एंटीबॉडी वहां से उठकर किसकी तरफ, वहां से रिलीज होंगे, वहां से उसके जो सरफेस के ऊपर बैठे हैं वहां से जाएंगे किसके पास, मास्ट सेल के पास। मास्ट सेल के पास जाकर उसकी सरफेस के ऊपर अटैच होंगे और क्या करेंगे, जैसे उसको मतलब उसको मुतहरिक करेंगे और वहां से क्या रिलीज होंगे, ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, हिस्टामिन। और ईटीसी कोई और भी हो सकता है, लाइकोट्राइंस हो सकते हैं फर्दर। तो ये जो है क्या करेंगे, आगे फर्दर एलर्जी काज करेंगे। उस एलर्जी के नतीजे में कौन कौन से रिएक्शन होंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन होते हैं एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन जो है हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन की एक किस्म है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की एनाफाइलैक्सिस हो रही है, लोकल, और दूसरी हमारे पास हो रही है, ये देखें, सिस्टेमिक। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, लोकल और सिस्टेमिक में। जो हमारे पास लोकल हैं वो क्या होंगे, जिस जगह से हमारे पास हिस्टामिन रिलीज हुई, जिस जगह पर, उसी जगह पर ही एलर्जिक रिएक्शन होंगे। ये हो गए लोकल, कि जिस जगह से रिलीज हुए उसी जगह का और उसके सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर उसी उसी जगह पर ही उन्होंने क्या हुआ, अपने असर दिखाए, उसी जगह पर ही सिम्टम्स आए, बस। अगर सिस्टेमिक होगी तो पूरे आगे ये फर्दर मूव होता जाएगा और पूरे सिस्टम के अंदर इफेक्ट आते जाएंगे और पूरे सिस्टम के अंदर एलर्जी फैलती जाएगी। अब लोकल एनाफाइलैक्सिस क्या है, रिलीज ऑफ दिस सब्सटेंस, जैसे ये सब्सटेंस रिलीज हुआ, कौन सा, हिस्टामिन, लिकोट्राइन्स, ये जैसे रिलीज हुए तो ये क्या करेंगे, उसी सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर जो है सिम्टम्स काज करेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, लोकल एनाफाइलैक्सिस। के रिलीज ऑफ दिस सब्सटेंस इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज कॉल्ड लोकल एनाफाइलैक्सिस। इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगी, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, रेडनेस एंड इचिंग होना शुरू हो जाएगी। इसमें हमारे पास एग्जांपल है फर्दर कि पहले जो है लोकल एनाफिलैक्सिस से जो पहला हमारे पास डिजीज हो सकती है वो कौन सी है, एलर्जिक रिनाइटिस। एलर्जिक रिनाइटिस को हम हे फीवर भी कहते हैं, ये मैंने पहले भी बताई थी, एलर्जिक रिनाइटिस, और उसको दूसरा नाम क्या है, हे फीवर। ये एमसीक्यू में आया हुआ है कि एलर्जिक रिनाइटिस इज आल्सो कॉल्ड हे फीवर, ये हे फीवर इज आल्सो कॉल्ड एलर्जिक रिनाइटिस। इसके अंदर हो क्या रहा है, इन विच एयरबोर्न एलर्जन जो है, जो हवा के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है ब्रैकेट में, पोलन, वो रिएक्ट विद आईजी सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल, जो पहले मैंने बताया, इन द नेजल म्यूकोसा एंड द टिश्यूज अराउंड द आईज। कि क्या हुआ, पोलन जो हमारे पास हवा में मौजूद हैं, वो उसका अटैक हुआ, अटैक होने के नतीजे में वही कहानी सारी, बेसोफिल की सरफेस के ऊपर आईजी अटैच थी, वहां से उठ के मास्ट सेल के पास आई, मास्ट सेल के पास जैसे उसको सेंसिटिव कर दिया, और जिसके नतीजे में मास्ट सेल फटा, और फटने के नतीजे में रिलीज क्या हुए, हिस्टामिन। हिस्टामिन ने उसके सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर क्या कर दिया, एलर्जी काज कर दिया, एलर्जिक सिम्टम्स दे दिए। और सराउंडिंग टिश्यूज किस जगह पर, जे पोलन हमारे पास जैसे हमने इनहेल किया तो हमारे नाक के अंदर जा रहा है ना, हमारे नाक के अंदर क्या मौजूद है, नेजल म्यूकोसा मौजूद है, और इसकी इरिटेशन काज हो रही है नेजल म्यूकोसा की। तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, हे फीवर का नाम देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आंखों के अंदर से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, नाक बहना शुरू हो जाता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं रिनोरिया। कि वही सारी कहानी है एयरबोर्न। यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दे दिए कि एयरबोर्न एलर्जन आए जो हवा के अंदर मौजूद है, जैसे कि आपके पास एग्जांपल है पोलन, वो आए, उसके नतीजे में क्या हुआ, मास्ट सेल फटा, मास्ट सेल फटने की बुनियाद पर हिस्टामिन रिलीज हुआ, और हिस्टामिन जिस जगह पर पोलन गया था, नाक के जरिए से, हवा के जरिए से आपने इनहेलेशन की थी ना, उस जगह पर जाकर वो क्या करेगा, एलर्जी काज करेगा, जिसके नतीजे में आंखों में पानी आना शुरू हो जाएगा और नाक बहना शुरू हो जाएगा। ये जो आपके पास आ रही है ना बात, रनी नोज आल्सो कॉल्ड डिनोरिया, ये एमसीक्यू है, इसको मार कर लें।
नेक्स्ट जो आपके पास इसके नतीजे में हो सकती है डिजीज, वो है हमारे पास डिसऑर्डर जो हो सकता है वो है ब्रोंकियल अस्थमा। क्या वही जो आपके पास है पोलन नाक के अंदर गया तो उसने क्या काज कर दिया, एग्जाम्पल वही रहेगी, पोलन नाक के अंदर गया तो क्या काज किया उसने, नेजल म्यूकोसा की इरिटेशन और जिसकी वजह से हे फीवर हुआ या एलर्जिक रेनाइटिस हुआ। उसके बाद जो है दूसरा जो है ब्रोंकियल अस्थमा हुआ कि वो फर्दर आगे मूव करता गया और कहाँ तक चला गया, लंग्स तक। तो लंग्स के अंदर वहां पर उसने क्या करवा दिया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा दी। ये तो आपको पता होगा, पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नोस्ट्रिल्स पहले नाक आपके नथने जिसको बोलते हैं वो आते हैं, उसके आगे फर्दर जाओ तो आपके पास एयरवेज आते हैं, हवा की नाली, उससे फर्दर जाओ तो आगे आपके ब्रोंकाई आते हैं, ब्रोंकाई इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं एल्व्यूलाई। ये सारा पोर्शन किसके अंदर मौजूद है, लंग्स के अंदर। हवा हमारी जो हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो कहाँ जा रही है, लंग्स में। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करें हम एक्सेल करें, वो के बाहर जा रही है। तो वही पोलन जो हमने नाक के जरिए अंदर गया, पहले उसने नजल म्यूकोसा की इरिटेशन की जिसकी वजह से नाक से पानी आना शुरू हो गया और आंखों से पानी आना शुरू हो गया। आगे फर्दर पोलन गया जाकर उसने किसके ऊपर अटैक किया, हमारे ब्रोंकाई के ऊपर। और ब्रोंकाई का काम क्या है, सिकुड़ना और फैलना। तो इसकी क्या हो गई, सीवियर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो गई, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो गई। इस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग को हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा, जिसको दमा भी कह रहे हैं। दमा की अगर बात करें तो दमे के अंदर क्या होता है, हमें सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। उसके बाद है हमारे पास हाइव्स। मजीद इसने क्या, इसके नतीजे में क्या हो सकते हैं, बड़े बड़े छाले हो सकते हैं, जिसको हम अर्टिकेरिया भी कहते हैं। व्हेन द एलर्जन यूजली एंटर द फूड, एंटर द बॉडी बाय फूड, कि अगर ये एलर्जन जो है हमारी खुराक के अंदर एंटर हो जाए और खुराक के जरिए हमारे जिस्म के अंदर जाए, हम उसको इंजेस्ट कर लें, जिसके नतीजे में हमारे जिस्म के ऊपर बड़े बड़े छाले बनना शुरू हो जाएंगे, और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइव। ये जितनी भी आपके लोकल एनाफाइलैक्सिस रिएक्शंस आ रहे हैं, ये किसके नतीजे में आ रहे हैं, आपके इमीडिएट रिस्पॉन्स दे रही है आपकी बॉडी। ये तो थे लोकल एनाफिलैक्सिस वो वाले जिस जगह पर रिलीज हुए उसी जगह पर ही अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। लेकिन जो सिस्टेमिक होगा वो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, लाइफ थ्रेटनिंग होगा, जो क्या करेगा, पूरे सिस्टम में फैल रहा है। और हमारे सबसे बड़े सिस्टम दो ही हैं, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, सांस वाला और दिल वाला। इस इन पे कोई भी मसला हो तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सम एलर्जेंस, कुछ एलर्जेंस ऐसे होते हैं कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग कोलैप्स ऑफ द सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एलर्जेंस जो हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम पे इस कदर शदीद इफेक्ट करते हैं कि वो जानलेवा भी हो सकते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल दिए इन्होंने, अगर इंसेक्ट है, ड्रग्स, इंसेक्ट के जरिए जा सकते हैं, ड्रग्स के जरिए जा सकते हैं और फूड के जरिए जा सकते हैं। इंसेक्ट में जैसे बी सीटिंग है, कि आपके पास जो है ये बिठाया हुआ दिखाया हुआ है, ये देखें बी सीटिंग। अभी आपको हम कहते हैं शहद की मक्खी, शहद की मक्खी जहरीली भी हो सकती है, किस वजह से, कि वो एक जहरीली जगह से उठकर आपके पास आई और उसने क्या किया, आपको काटा, काटने से उसने क्या किया, अपना जो जहर है वो आपकी बॉडी के अंदर आगे इंजेक्ट किया। तो ये आपको लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, डायरेक्ट अंदर गया। फिर ड्रग्स से भी हो सकती है ये। ड्रग्स में जैसे हमने एग्जांपल लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी कि पेनिसिलिन से सबसे ज्यादा एलर्जी होती है, पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। और फिर फूड से भी हो सकती है कि खुराक के अंदर वो एलर्जन ऐड हुआ और हमने उसको इंजेस्ट किया, इंजेस्ट करने से आगे आपके पास उसका इफेक्ट आ सकता है, वो आगे फर्दर क्या कर सकता है, फैल सकता है, सिस्टेमिक इफेक्ट दे सकता है। ये हनी बी के बैठने से देखें, ये हनी बी के बैठने से ये वाला था, ये वाली। और ये नीचे आप देखें, ये पेनिसिलिन से हो रही है, इतनी सिवियर एलर्जी हो रही है, सिस्टेमिक है, फैली हुई है पूरे सिस्टम में। नेक्स्ट जो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, और आज हमने देखी है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि अब देख लें जो मैंने उस टाइम ये वाला बताया था आपको वहाँ पे, ये देखिए आपने इसी तरह ही याद करना है, इसी को खोल के लिखना है। ये जो आपका ये एक टेबल बना हुआ है उसको आपने खोल के लिखना है कि सबसे पहले आपने बताना है एलर्जी का नाम क्या है, एलर्जी को हम सॉरी, एलर्जी जो हमारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी से हो रही है उसका नाम एलर्जी इमीडिएट भी बोल रहे हैं उसको, उसका नाम बताना है। फिर हमने बताना है कौन कौन से डिसऑर्डर हो रहे हैं, ये डिसऑर्डर हमने पढ़े हैं। हे फीवर हो रहा है जिसको हम एलर्जिक रिनाइटिस कह रहे हैं, एनाफाइलेक्सिस हो रहा है दो तरह का, लोकल और सिस्टेमिक, और उसी के आगे टाइप सी लोकल के अंदर की हे फीवर और एस्थमा, और कौन सा मीडिएटर इन्वॉल्व था, आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट जो हम टाइप 2 देखेंगे साइटोटॉक्सिक और एंटीबॉडी डिपेंडेंट, उसके नतीजे में जो है एंटीबॉडी कौन सी इन्वॉल्व है, आईजीएम और आईजीजी। और कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है जो कि मेजर है वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और जो भी क्वेश्चन हो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं पर्सनली भी। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।